अगर रसिया और नेटो के बीच सीधी लड़ाई हुई तो क्या दुनिया बदल जाएगी या फिर बचेगी ही नहीं। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला जारी है। आजकल आप न्यूज चैनल पर रोज सुनते होंगे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, परमाणु बम गिरने वाला है। न्यूज चैनल वाले आपको डराते हैं, लेकिन कोई आपको असलियत नहीं बताता, कोई आपको मैप पर नहीं दिखाता कि ये खेल चल क्या रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रोपेगेंडा को हम साइड में रखेंगे और फैक्ट्स की बातें करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये नेटो क्या वाला है, व्लादिमीर पुतिन आखिर में चाहते क्या है और क्यों आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शांति इस टेंशन की वजह से दांव पर लगी है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और आज इस जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस कहानी के सबसे बड़े कैरेक्टर को समझते हैं, नेटो। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा साल 1949 में। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और यूरोप खंडहर बन चुका था। अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बहुत बड़ा डर सता रहा था, सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का डर। उन्हें लगा कि कम्युनिज्म पूरे यूरोप में फैल जाएगा, तो अमेरिका ने यूरोप के 11 और देशों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे आप एक मिलिट्री गैंग समझ सकते हैं। और इस गैंग का सबसे अहम रोल है आर्टिकल 5। इसका सीधा मतलब है, अगर किसी बाहरी मेंबर ने हमारे किसी एक मेंबर पर भी हमला किया तो हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। यानी अगर कल को कोई एस्टोनिया और लातविया जैसे छोटे देश पर भी गोली चलता तो अमेरिका इसे खुद पर हमला मानेगा। सुनने में यह बहुत बड़ा अच्छा डिफेंस सिस्टम लगता है, राइट? तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इसके एक्सपेंशन में। जो नेटो 12 देशों से शुरू हुआ था, आज उसमें 32 देश हैं। और दोस्तों ध्यान से देखिए इस मैप को, ये सारे देश किस तरफ बढ़ रहे हैं, सीधे रूस के दरवाजे की तरफ। अब आते हैं रूस के नजरिए पर। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। 1991 में जब सोवियत संघ देश टूटा तो कई देशों में बंट गया। उस वक्त रूस बहुत कमजोर था। पुतिन और कई रूस इतिहासकारों का दावा था कि उस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर ने रूस से एक वादा किया था, नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड, नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड, यानी नेटो पूर्व की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऑफ कोर्स नहीं। 1999 में पोलैंड, हंगरी सब नेटो में चले गए। 2004 में तो बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो सीधा रूस के बॉर्डर से लगते थे, वो भी नेटो का हिस्सा बन गए। अब आप खुद सोच कर देखिए, इमेजिन करिए कल को चीन या रूस अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको या कनाडा पर हमला करते हैं तो अमेरिका क्या करेगा? चुप रहेगा? जाहिर है नहीं। पुतिन का आर्गुमेंट यही है, रूस को हमेशा से एक बफर जोन चाहिए था। मतलब रूस और नेटो देशों के बीच कुछ ऐसे देश हों जो किसी भी गुट में ना हो। लेकिन जब नेटो रूस के एकदम गले तक पहुंच गया तो पुतिन ने डिसाइड किया कि एक रेड लाइन खींचनी पड़ेगी, और वो रेड लाइन बना यूक्रेन। यूक्रेन कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये रूस के लिए एक हार्टलैंड है। कल्चर, इतिहास और भाषा सब कुछ रूस से जुड़ा है। लेकिन 2014 में यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता था, यूरोमेडियन का। यूक्रेन की जनता अपने प्रो रशियन प्रेसिडेंट्स को कुर्सी से हटा देती है क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहते थे। रूस को लगा कि बस अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो इसका मतलब है अमेरिकी सेना और न्यूक्लियर मिसाइलें मॉस्को से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर होगी, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता। इसी डर और अपने अंपायर को बचाने की चाहत में 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। और जब यूक्रेन ने नेटो में जाने की जिद नहीं छोड़ी तो 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने एक कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, यूक्रेन पर फुल स्केल हमला। पुतिन को लगा कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आज साल हो गए। क्यों? क्योंकि नेटो सीधे तौर पर लड़ नहीं रहा, टैंक्स और इंटेलिजेंस दे रहा है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार। आइए अब डेटा और स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालते हैं। अगर भगवान न करे आज सीधा युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? आइए डेटा पर चलते हैं। नेटो के पास करीब 35 लाख जवान हैं और रूस के पास लगभग 13 लाख। नेटो का टोटल बजट $1 ट्रिलियन से ऊपर है और रूस का सिर्फ 100 से 140 बिलियन डॉलर के आसपास। नेटो के पास 20,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और रूस के पास सिर्फ 4,000।
सब कुछ नेटो के फेवर में जा रहा है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि रूस नेटो से आसानी से हार जाएगा, लेकिन दोस्तों हकीकत इतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि एक चीज, बस एक चीज इन सारे आंकड़ों को जीरो कर देती है, और वो है न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। पुतिन कई बार साफ कह चुके हैं कि अगर दुनिया में रूस ही नहीं बचेगा तो हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्या है। अगर बात रूस के अस्तित्व पर आ गई तो वो सेतन RS-28 सरमात मिसाइलों का उपयोग करने से नहीं हिचकाएंगे, और अगर एक भी न्यूक्लियर बम चला तो कोई विनर नहीं रहेगा, सिर्फ मानवता हारेगी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो यूरोप में हो रहा है, इसमें हमारा क्या नुकसान है, दुनिया टेंशन में क्यों है। दोस्तों आज की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस एक युद्ध की वजह से तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। रूस और यूक्रेन दुनिया को सबसे ज्यादा गेहूं और सनफ्लावर ऑयल देते हैं। सप्लाई रुकने से गरीब देशों में भूखमरी बढ़ रही है। हर चीज ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर है। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो आपके घर में आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। तो अंत क्या है, रूस चाहता है उसे सुरक्षा चाहिए, और नेटो कहता है कि हर देश को रास्ता चुनने की आजादी है। दोनों अपनी सही जगह होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके ईगो की लड़ाई में पिस रहा है आम इंसान। क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? क्या शांति का कोई रास्ता नहीं बचा, या सच में हम ऐसे रास्ते पर निकल चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से इस जंग को रोकने का सबसे नया तरीका क्या है? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी न्यूज चैनल के शोर से हटकर असली फैक्ट्स समझ सके। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।